नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर बीएससी के लिहाज से देखें तो बीएससी फर्स्ट ईयर में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के अंतर्गत टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज का टॉपिक है कि बॉन्ड किस प्रकार से टूटते हैं। ये टॉपिक बड़ा कॉमन है। ये टॉपिक आपको रिएक्शन मैकेनिज्म, चाहे वो बच्चा नीट का हो, चाहे वो बच्चा फाउंडेशन का हो, चाहे वो बच्चा आईआईटी का हो, चाहे वो बीएससी का हो, प्रत्येक जगह ये जनरल टॉपिक है और हर जगह इसका इंपॉर्टेंट है। और ये इतना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है कि अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से ऑर्गेनिक आपके लिए इजी हो जाएगी। तो हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज को बॉन्ड ब्रेकिंग के नाम से भी जान सकते हैं। सर, बॉन्ड क्लीवेज हम लोगों को मुख्यतः दो प्रकार का पढ़ना है। एक पढ़ना है होमोलिसिस के बारे में और दूसरी बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़नी है हेट्रोलिसिस के बारे में। दो प्रकार की बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़ना है, याद रखिएगा, एक होमोलिसिस और दूसरा हेट्रोलिसिस। सर, होमोलिसिस का क्या मतलब है? होमो का मतलब होता है सेम, लिसिस का मतलब टूटना। और हेट्रोलिसिस का क्या मतलब है? सर, हेट्रो का मतलब होता है अनइक्वल, असमान, लिसिस का मतलब टूटना। सर, इसका मतलब ये बराबर मात्रा में टूटे और हेट्रोलिसिस का मतलब जो बराबर मात्रा में ना टूटे उसको हेट्रोलिसिस बोलते हैं। जैसे सपोज करो कि दो दोस्त हैं, एक मान लो राम है, दूसरा श्याम है। दोनों मिलकर आराम से एक रूम में पार्टनरशिप में रह रहे। राम ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम लोग ने मिलकर आपस में इनऑर्गेनिक की बुक राम खरीद ले और ऑर्गेनिक की बुक को श्याम खरीद ले। दोनों आराम से स्टडी कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों रूम में उपस्थित है। एक बुक ने राम ने खरीदा है, एक दूसरे बुक ने श्याम ने खरीदा है। दोनों आराम से चल रही है। कुछ समय के बाद मान लो आपस में किसी बात को लेकर, बर्तन साफ करने को ही लेकर इन दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया। अब लड़ाई झगड़ा हो गया कि हम दोनों अलग अलग रहेंगे। तो अलग अलग रहेंगे तो राम ने कहा ठीक है, चलो दूसरा रूम चेंज कर लो। जो बुक मैंने खरीदा था वो बुक मुझे दे दो और जो बुक तुमने खरीदा था वो बुक तुम ले लो। मतलब किसी के पास इनऑर्गेनिक की बुक आ जाएगी और किसी के पास क्या आ जाएगी, ऑर्गेनिक की। जितना जितना लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था उतना उतना अपना हिस्सा दोनों बराबर बराबर मात्रा में लेकर अलग हो गए। जब बराबर बराबर मात्रा में लेकर अलग होंगे तो इसको बोलेंगे होमोलिसिस। क्या बोलेंगे इसको? होमोलिसिस। लेकिन सपोज करो कि दोनों दोस्तों ने मिलकर जो दो बुक खरीदी थी, किसी कारणवश दुश्मनी ऐसी बढ़ गई कि जब दोनों अलग हुए तो एक दोस्त ने कहा कि मैं अपनी बुक तो लूंगा ही लूंगा, तुम्हारी बुक भी नहीं दूंगा, और दोनों बुक को वो लेके चल दिया। राम दोनों बुक को लेके चल दिया। श्याम ने कहा यार मेरा बुक दे दो, मैंने ये बुक खरीदा है ना, तो तुम क्यों ले रहे हो? मेरा बुक तो मुझे लौटा दो। राम ने कहा मैं नहीं लौटाऊंगा, तुम्हारी हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। अब राम जबरदस्ती श्याम के भी बुक लेकर चला गया। इसका मतलब राम ने अपनी बुक तो लिया ही, साथ में श्याम की भी बुक लेकर चला गया। तो राम को एक बुक का प्रॉफिट हो गया, श्याम को एक बुक का क्या हो गया? नुकसान हो गया। सर, यहां पे बंटवारा बराबर बराबर नहीं हुआ, एक प्रकार से अत्याचार हुआ है। राम ने एक तरह से ज्यादती की है, दोनों बुक लेकर चला गया, जबकि उसको ले जाना एक था, पैसा एक का दिया था, दो लेके चला गया। तो जब इस प्रकार से बंटवारा होगा तो इसको बोलेंगे हेट्रोलिसिस। सेम वही बात यहां समझना, वही कहानी है। सर, एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है। ए और बी मिलकर सर एक बॉन्ड बनाएंगे। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का होगा। सर, बॉन्ड इस प्रकार से टूटे कि बॉन्ड के टूटने के बाद एक इलेक्ट्रॉन ए के पास चला आए और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी के पास चला आए, मतलब इलेक्ट्रॉन का बराबर बराबर बंटवारा होगा। तो इस प्रकार के बॉन्ड ब्रेकिंग को बोलेंगे होमोलिसिस। जब ये बॉन्ड टूट के अलग होंगे तो एक के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, बी के ऊपर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, और जब किसी के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसे हिंदी में हम लोग मुक्त मूलक बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। अगर कोई परिभाषा पूछेगा तो आप बता देंगे, कहेंगे सर इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना था। कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के बाद दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला आया, एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसे फ्री रेडिकल बोला जाएगा। परिभाषा डेफिनेशन कोई पूछेगा बताएंगे, व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन, ये बॉन्ड टूट रहा है ना, तो बताओ व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन
देन ईच ऑफ एटम, ईच मतलब प्रत्येक एटम, देन ईच ऑफ एटम एक्वायर प्राप्त करना, एक्वायर वन ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। मैं बता रहा हूं फिर से परिभाषा ध्यान से सुनो। व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन देन ईच ऑफ एटम एक्वायर वन ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इज कॉल्ड एज होमोलिसिस। इस होमोलिसिस को होमोलिटिक फिजन भी बोलते हैं और साथ में सिमेट्रिकल क्लीवेज भी बोलते हैं। एक बात याद रखिएगा, होमोलिसिस के द्वारा जब जब बॉन्ड टूटेगा हमेशा फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा, फ्री रेडिकल बनेंगे ही बनेंगे। सर हेट्रोलिसिस में जरा समझाइए तो, हेट्रोलिसिस में क्या होगा? सर एक एटम होगा दूसरा एटम होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये बॉन्ड बनने के बाद सर यहां पे बॉन्ड बना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया होगा दूसरा इलेक्ट्रॉन बी ने दिया होगा। लेकिन मान लो बेटा कि ए और बी में बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, जिसकी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर उतने ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ताकत से समझो, जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी ताकत, उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कैपेबिलिटी उतने ज्यादा होगी। यदि मैं कह रहा हूं कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब है बी की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा होगी, बी दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। सर बॉन्ड बना था तो बी ने केवल एक दिया था, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से खींच दो रहा है। जब दो खींचेगा तो इसे एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो जाएगा और फायदा होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। सर ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जा रहे हैं तो ये कंप्लीट एरो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसका दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं। दिया एक था ले दो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो रहा है, इस कारण से इसके ऊपर नेगेटिव आएगा और इस कारण से इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। सर अब क्या करेंगे? कहा बेटा अब इस परिणाम स्वरूप ए के ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, बी के ऊपर माइनस होगा, ये अलग होगा। हमको मालूम है जिसके ऊपर प्लस चार्ज आता है उसे कैटायन बोलते हैं और जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा उसे एनायन बोलेंगे। तो आप बताएंगे हेट्रोलिसिस में आयंस बनते हैं दो प्रकार का, एक ऐसा जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, प्लस चार्ज वाले आयन को कैटायन बोलेंगे, एक ऐसा आयन जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा, माइनस चार्ज वाले आयन को एनायन बोलेंगे। परिभाषा कोई पूछेगा तो डेफिनेशन दे देंगे, आप कहेंगे व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन देन वन ऑफ द एटम, एक एटम की बात कर रहा हूं, यहां पे ईच ऑफ द एटम बोलता था। व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन देन वन ऑफ द एटम एक्वायर बोथ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। When covalent bond is broken, then one of the atom acquire both of the bonding electron. This type of bond breaking is called as heterolysis. अब इस प्रकार की बॉन्ड ब्रेकिंग को हेट्रोलिसिस बोलेंगे। हेट्रोलिसिस को हेट्रोलिटिक फिजन भी बोलते हैं या साथ में अनसिमेट्रिकल क्लीवेज भी बोलते हैं। सर यहां पे बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो आयंस बनेंगे, या तो कैटायंस और एनायंस। यहां पे क्या बनेगा? फ्री रेडिकल्स। यहां पर क्या बनेगा? कैटायन और एनायन। अब सर ये तो इंटर की बातें हैं, जनरल बातें हैं, 9th क्लास में पढ़ा है, हर जगह पढ़ा है। सर समस्या हमको यहां पे नहीं आती, समस्या तब आती है हमको कैसे मालूम चलेगा कि किस स्ट्रक्चर में होमोलिसिस हो रही है और किस स्ट्रक्चर में हेट्रोलिसिस हो रही है। समस्या यहां पे उत्पन्न हो जाती है। क्या बेटा ये तो बताया जाता है कि होमोलिसिस तब होगी जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होगी और हेट्रोलिसिस तब होती है जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी। लेकिन यह बात हमेशा लागू नहीं होती है। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल देखे गए जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है, होना चाहिए हेट्रोलिसिस लेकिन होती होमोलिसिस है। सर वहां पे होमोलिसिस क्यों हो रही है? तो उसके भी कारण है। ऑर्गेनिक में प्रत्येक का कारण है, कॉन्सेप्ट है, बिना कॉन्सेप्ट के ऑर्गेनिक में एक रत्ती भर चीज नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कॉन्सेप्ट, आपकी नॉलेज किस लेवल तक जाके टच करती है। तो जरा हम सोच रहे हैं और जाने। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे जानेंगे कि होमोलिसिस कब होती है, हेट्रोलिसिस कब होती है। इतनी बात तो आपको मालूम चल गई कि सर होमोलिसिस क्या होता है और हेट्रोलिसिस क्या होता है, होमोलिसिस में क्या बनेगा, हेट्रोलिसिस में क्या बनेगा। अब आपको यह जानना है कि सर कैसे हम जानेंगे। किताबों में तो हजारों लाखों की संख्या में रिएक्शंस हैं, हमको कैसे मालूम चलेगा कि उस रिएक्शन में होमोलिसिस हो रही है कि उस रिएक्शन में हेट्रोलिसिस हो रही है। यह बात कैसे मालूम चलेगा, उसके लिए जरा सोचना और देखना ध्यान से। अब नई हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कंडीशंस ऑफ होमोलिसिस। कंडीशंस ऑफ होमोलिसिस
कंडीशंस ऑफ होमोलिसिस, होमोलिसिस की शर्तें। अब पहली बात, सर होमोलिसिस तभी होगी जब किसी भी रिएक्शन में, जैसे कोई रिएक्शन है और रिएक्शन में सपोज करो ये रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट है। सर हमको मालूम है रिएक्शन में एरो होता है, एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता है जिसे हिंदी में अभिकारक बोलते हैं, इसके राइट साइड में प्रोडक्ट होता है जिसे उत्पाद बोलते हैं। इस एरो के ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखा जाता है। क्या बेटा कभी कभी तमाम ऐसे रिएक्शंस देखा होगा जहां एरो के ऊपर लिखा होता है सनलाइट। क्या लिखा होता है बेटा? सनलाइट। सर जब भी कभी सनलाइट लिखा होगा या कहीं पे सनलाइट के बदले अल्ट्रावायलेट रेज लिखी होगी या कहीं पे HNU लिखा होगा, समझ जाना उस रिएक्शन में हमेशा होमोलिसिस होगी। ऐसी रिएक्शन खोजना जहां पे एरो के ऊपर सनलाइट या अल्ट्रावायलेट या HNU लिखी होगी, आंख बंद करके बोल देना रिएक्टेंट में हमेशा होमोलिसिस होगी। सर जैसे एग्जांपल कोई बताइए तो। एग्जांपल देखा है बेटा, सर मेथेन प्लस क्लोरीन, ये बहुत फेमस रिएक्शन है और रिएक्शन के बाद ऐसे अल्ट्रावायलेट रेज लिखी होती है और रिएक्शन के बाद ये पूछा जाता है CH3Cl प्लस HCl। अब तो देखो अल्ट्रावायलेट रेज है तो निश्चित रूप से रिएक्टेंट में होमोलिसिस होगी। सर अल्ट्रावायलेट के बदले सनलाइट भी लिख सकते थे, इसके बदले HNU भी लिख सकते थे। अगर ये कंडीशन तीनों में से कोई एक होगी तो अल्ट्रावायलेट रेज या सनलाइट या HNU होगी, तो समझ जाना रिएक्टेंट में होमोलिसिस होगी। सर अगर ये सनलाइट अल्ट्रावायलेट HNU ना हो तो क्या बेटा? अगर ये नहीं होगी तो ध्यान से देखना, टेम्परेचर की वैल्यू, किसकी वैल्यू? टेम्परेचर की वैल्यू 450 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगी। टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। सर जैसे एग्जांपल बताइए। क्या बेटा? मान लो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस रिएक्शन को देखा होगा। रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराइए लगभग 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ये क्लोरीन आता है, इस एलाइल वाले हाइड्रोजन को हटाता है और यहां पे कंपाउंड बनती है Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसके अंतर्गत भी ये हाई टेम्परेचर 450 से ऊपर है तो कोई पूछेगा इसमें क्या होता है, तो जवाब दोगे होमोलिसिस। क्या होता है इसमें? होमोलिसिस होता है। सर ठीक है, आपने कहा कि सनलाइट होगा या अल्ट्रावायलेट होगा या HNU होगा। अगर ये नहीं होगा तो टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। एग्जाम्पल आपने बता दिया। अगर सर ये भी ना हो तो क्या बेटा? अगर ये भी नहीं होगा तो समझ जाना मीडियम में पहले से कोई ऑर्गेनिक पराक्साइड होगा। सब पराक्साइड किसे बोलते हैं? जब दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। जब भी दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उसको पराक्साइड बोलेंगे। जैसे मैं कह दूं H2O2, H2O2 का फॉर्मूला मालूम है HOOH। देखो दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यही कारण है कि इसको हाइड्रोजन पराक्साइड बोलते हैं। ये दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड की वजह से पराक्साइड बोलते हैं। अगर ये कंपाउंड ना हो तो मान लो ये C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, इसको बोलते हैं बेंजाइल। और ये बीच में दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे बेंजाइल पराक्साइड। तो इसको बेंजोइल पराक्साइड बोलते हैं। ये बेंजोइल पराक्साइड में दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो चाहे हाइड्रोजन पराक्साइड हो चाहे बेंजोइल, कुछ भी ले सकते हो। तो सर एग्जाम में जब भी कभी पराक्साइड एरो के ऊपर दिख जाएगा हम समझ जाएंगे कि रिएक्शन में होमोलिसिस हो रही है। जैसे कोई एग्जांपल, सर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बहुत फेमस रिएक्शन है ये। सर HBr का रिएक्शन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड, ऐसे पराक्साइड लिखा होगा। कोई पूछेगा कंपाउंड में क्या बनेगा तो मालूम है आपको CH3 CH2 CH2Br बनता है। कोई पूछेगा रिएक्टेंट में क्या हो रही है तो आपका जवाब होगा होमोलिसिस हो रही है। ये रिएक्टेंट में होमोलिसिस हो रही है, निश्चित रूप से कंफर्म है। सर आपने कहा सनलाइट होगा, अल्ट्रावायलेट होगा, HNU होगा, टेम्परेचर 450 से ज्यादा होगा या पराक्साइड होगा। अगर पराक्साइड भी ना हो तो क्या? अगर बेटा पराक्साइड भी नहीं होगा तो समझ जाना मीडियम के अंदर पहले से कोई इलेक्ट्रोलिसिस हो, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, तब वहां समझ जाना कि इलेक्ट्रोलिसिस कराई जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट है। जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़ा है कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, और रिएक्शन भी पढ़ा है CH3 COO- और साथ में ये रिएक्शन में वाटर और नीचे इलेक्ट्रोलिसिस करके ऐसा रिएक्शन आपने किया हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस, और रिएक्शन के बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना देते थे। सर इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोलिसिस लिखा है, इसका मतलब इसके अंदर होमोलिसिस होगी। तो होमोलिसिस तब होगी जब मीडियम में सनलाइट हो या अल्ट्रावायलेट रेज हो या HNU हो या टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो या पराक्साइड हो। अगर पराक्साइड भी नहीं होगी तो इलेक्ट्रोलिसिस होगी।
सर अगर इलेक्ट्रोलिसिस भी ना हो तो तब क्या करेंगे बताइए? क्या बेटा अगर इलेक्ट्रोलिसिस भी ना हो तो समझ जाना मीडियम में पहले से कोई फ्री रेडिकल मौजूद है। अगर पहले से भी कोई फ्री रेडिकल मौजूद होगा तो निश्चित रूप से वहां पे होमोलिसिस होगी। याद रखना मेरी बात को, होमोलिसिस होगी तो फ्री रेडिकल बनेगा। कब कब होमोलिसिस हो सकती है? पूरी दुनिया में जितनी भी रिएक्शंस हैं सब आपको एक ही चीज देखना है कि सर अगर एरो के ऊपर कहीं सनलाइट लिखा है, एरो के ऊपर कहीं अल्ट्रावायलेट रेज लिखा है, एरो के ऊपर कहीं HNU लिखा है, एरो के ऊपर टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा लिखा है, एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखा है, या एरो के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पास की जा रही है, या एरो के ऊपर पहले से कोई फ्री रेडिकल लिखा है, तो इतनी कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन होगी तो समझ जाना होमोलिसिस होगी। और होमोलिसिस होगी तो फ्री रेडिकल बनेंगे। सर अगर ये कंडीशंस ना हो तो अगर ये सभी कंडीशंस एब्सेंट होंगी तो निश्चित रूप से हेट्रोलिसिस होगी। क्या होगी उस समय? हेट्रोलिसिस। सर ये सभी कंडीशंस अगर एब्सेंट होंगी तो समझ जाना वहां पे हेट्रोलिसिस होगी। क्या होगी बेटा? हेट्रोलिसिस। कब हेट्रोलिसिस होगी? जब ये सभी कंडीशंस क्या होंगी? एब्सेंट होंगी। सर इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर रिएक्शंस में मान लीजिए ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो और रिएक्शन में HBr का अटैक कराएं, यहां पे एरो के नीचे कुछ ना लिखें, तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा ये क्या इसमें रिएक्टेंट में हेट्रोलिसिस होगी? क्या बिल्कुल होगी। अगर तुमने यहीं पे पेरोक्साइड लिख दिया तो पेरोक्साइड लिख दोगे तो अब होमोलिसिस होने लगेगी। और पेरोक्साइड नहीं लिखे हो तो क्या हो रही है बताओ? पेरोक्साइड नहीं लिखे हो तो हेट्रोलिसिस, और पेरोक्साइड लिख दिया तो क्या हो गई? होमोलिसिस। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लो रिएक्शन है ये और इस रिएक्शन पे मैंने क्लोरीन लिख दिया 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो यहां होमोलिसिस हो रही है। लेकिन इस 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हटा दें और कुछ और लिख दें, CCl4 लिख दें, अब टेम्परेचर ना तो यहां सनलाइट है, ना तो अल्ट्रावायलेट रेज है, ना तो फोटॉन है, ना तो पेरोक्साइड है, ना तो इलेक्ट्रिक करंट है, ना तो पहले से कोई फ्री रेडिकल मौजूद है, तो अब यहां पे हेट्रोलिसिस होने लगेगी। क्या होने लगेगी? हेट्रोलिसिस। तो आपको ये जरूर समझना है, अगर आप बॉन्ड ब्रेकिंग समझ जाएंगे, बॉन्ड कैसे टूटेगा ये समझ जाएंगे, तो निश्चित रूप से ऑर्गेनिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब एक समय ऐसा आएगा कि आप कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट देखेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे और रिएजेंट देखेंगे, तुरंत प्रोडक्ट बना देंगे। आपको प्रोडक्ट का भी रटना नहीं पड़ेगा, जिससे आप बचपन में रटते थे ये बनेगा फिर ये बनेगा, ये बनेगा फिर ये बनेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, बस कॉन्सेप्ट पकड़ना है। कॉन्सेप्ट कब बांध टूटता है, कब बांध जुड़ता है, कब कौन सा बांध टूटेगा, कब होमोलिसिस होगी, कब होमोलिसिस नहीं होगी, कब हेट्रोलिसिस होगी, कब हेट्रोलिसिस नहीं होगी, यही सारी बातें जानना है आपको। तो मैंने आज के लेक्चर में क्या बात किया? सर बॉन्ड क्लीवेज के दो प्रकार, एक होमोलिसिस दूसरा हेट्रोलिसिस। होमोलिसिस के दो नाम मैंने बताया, होमोलिटिक फ्यूजन या सिमेट्रिकल क्लीवेज। इसकी डिफिनेशन मैंने बताया, व्हेन बॉन्ड इज ब्रोकन then each of atom acquire one of the bonding electron, this type of bond breaking is called as homolysis। होमोलिसिस में हमेशा क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। तो आप बताएंगे होमोलिसिस के परिणाम स्वरूप हमेशा फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा। होमोलिसिस कब कब होगी? मैंने कहा जब एरो के ऊपर क्या लिखा हो? सनलाइट। सनलाइट नहीं होगी तो अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट नहीं होगी तो HNU, HNU नहीं होगी तो टेम्परेचर 450 से ज्यादा, अगर ये भी नहीं होगी तो पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कैसे पहचानोगे? दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अगर पेरोक्साइड नहीं हो तो इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिक करंट पास की जाएगी। अगर वो भी ना हो तो क्या सर फ्री रेडिकल कोई मौजूद होगा? वो भी ना हो तो क्या तब होमोलिसिस होगी ही नहीं। तब क्या होने लगेगी? हेट्रोलिसिस। और हेट्रोलिसिस के दो ना हेडिंग पाया है, हेट्रोलिसिस को हेट्रोलिटिक फ्यूजन बोलते हैं या उसको अनसिमेट्रिकल क्लीवेज बोलते हैं। परिभाषा भी बता दिया, व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन देन वन ऑफ द एटम acquire both of the bonding electron, this type of bond breaking is called as heterolysis। और हेट्रोलिसिस के परिणाम स्वरूप आयंस बनेंगे, एक कैटायन बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? एनायंस। हेट्रोलिसिस नॉर्मली होती है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, लेकिन ये 100% सत्य नहीं है। हेट्रोलिसिस तब होगी जब सभी होमोलिसिस कंडीशन अपसेट होगी। जब होमोलिसिस कंडीशन अपसेंट हो जाएगी तो निश्चित रूप से वहां पे हेट्रोलिसिस होगी। हेट्रोलिसिस की रिएक्शन मुख्य रूप से किसी एसिड या किसी बेस की प्रेजेंस में होती है या किसी साल्ट के प्रेजेंस में होती है। किसी एसिड, किसी बेस या किसी साल्ट के प्रेजेंस में हेट्रोलिसिस की रिएक्शंस होती है। तो होमोलिसिस, हेट्रोलिसिस आप समझ गए हैं। नए लेक्चर पे नया टॉपिक होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।